फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी भाषा के अधिक से अधिक विषयों पर आपको जानकारी दे सकूं और हम अधिक से अधिक विषयों पर और चर्चा कर सकें। इसी श्रृंखला पर हम समय समय पर गद्यांशों और पद्यांशों की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या और उनके विशेष के विषय में भी चर्चा करते रहते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, जो कि एक निबंध है। इसके गद्यांश की व्याख्या, साथ ही साथ हम तार सप्तक के एक गद्यांश की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन दोनों के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो पहला गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ। दो तरह के लेखकों ने तुलसी साहित्य का मूल्यांकन बहुत आसान बना दिया है। पहले तरह के लेखक वे हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा कर ली और राम, सीता आदि के चरित्रों द्वारा हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के लिए अमर आदर्शों की प्रतिष्ठा कर दी। दूसरी तरफ के आलोचक वे हैं जो समझते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के छिन्न भिन्न होने के समय फिर ब्राह्मणवाद का समर्थन किया, नारी की पराधीनता आदर्श रूप में रखी और जनता को भक्ति रूपी अफीम की घूंटी देकर सुला दिया। पहली तरह के आलोचक तुलसीदास को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए उन्हें हिंदू धर्म का उद्धारक मानते हैं, तो दूसरी तरफ के आलोचक उन्हें प्रतिक्रियावादी कहते हैं। उनकी कला का महत्व स्वीकार करते हुए भी उनकी विचारधारा को प्रगति विरोध मानते हैं। दोनों तरह के आलोचक श्रद्धा के बावजूद एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं और वह यह कि तुलसीदास जर्जर होती हुई सामंती संस्कृति के पोषक थे। इसलिए आज की जातीय संस्कृति के निर्माण में ऊंची जाति और नीची जाति के हिंदुओं, मुसलमानों आदि की मिली-जुली संस्कृति के निर्माण में उनकी विचारधारा कोई मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, ये हमने पहला अपना गद्यांश पढ़ा, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित आलोचनात्मक निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य से लिया गया है और इसके लेखक है मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने अपने इस लेख में उन आलोचकों को नकारा है जो तुलसी को सामंत विरोधी ना मानकर ब्राह्मणवादी मानते हैं। तो दोस्तों, ये हमने प्रसंग के विषय में जाना कि जो ये हमें प्रस्तुत गद्यांश है, इसका किस तरह से हमें प्रसंग लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी प्रसंग को लिखते समय हमें दिए गए अवतरण के हम उसके बारे में कि वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस निबंध, किस कविता से लिया गया है, उसका नाम लिखना होता है। साथ ही साथ उसके लेखक का नाम हमें लिखना होता है, बताना होता है कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों, आलोच्य पंक्तियों में रामविलास शर्मा कहते हैं कि लेखकों में तुलसीदास को लेकर मतभेद है। उनके अनुसार दो प्रकार के लेखक हुए हैं। एक वे लेखक थे जो तुलसी साहित्य का मूल्यांकन करते हुए यह मानते हैं कि तुलसीदास ने सामंत विरोधी बातें कही, मुगलों का विरोध किया, इस्लाम को जमने नहीं दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लेखक हैं जिनका मानना है कि तुलसीदास ने ब्राह्मणवाद को स्थापित किया, जो जाति व्यवस्था समाप्त होने को थी, उन्होंने उसे भी प्रेषित किया। इस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर एक और जहां इस्लाम के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा की, राम सीता के चित्रों का और हिंदू समाज संस्कृति का विस्तार किया और इसी से हिंदू धर्म की अराजकता भी बढ़ी। दूसरी ओर कुछ आलोचक मानते हैं कि तुलसीदास ने ब्राह्मणों का समर्थन किया और नारी की निंदा की। यही नहीं, भक्ति के आवरण में दुखी जनता को उन्होंने नशे रूपी दवा पिलाई।
इस प्रकार के आलोचकों ने तुलसीदास को दो अलग अलग आंखों से देखा। एक और उन्होंने तुलसीदास को साधु की नजर से देखा, तो दूसरी ओर वो उनसे घृणा भी करते नजर आए, कट्टरता की नजर से भी उनको देखा। एक और उन्हें हिंदू धर्म को धारक माना, तो दूसरी तरफ उन्हें कहा गया कि वे हिंदू धर्म में रोड़ा अटकाने वाले बताया गया। कुछ आलोचकों ने उनको प्रगति विरोधी माना और उसका विरोध भी किया। वे तो सामंत संस्कृति और विचारधारा के पोषक हैं। दूसरी ओर वे आलोचक भी हैं जो ये मानते हैं कि उन्होंने शांति धर्म, संस्कृति और विचारधारा का विरोध किया है और वे भक्ति के माध्यम से जाति भेद मिटाना चाहते हैं। यानी कि दोनों ही तरह के आलोचक उनको अलग अलग रूप में देखते हैं। एक तरफ वो उनकी तारीफ करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बुराई भी नहीं तो उनकी कहीं तारीफ करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। उन्होंने जाति संस्कृति के निर्माण में हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के निर्माण में कोई मदद नहीं की, जबकि वे हिंदू धर्म, संस्कृति, उसकी विचारधारा की बात तो करते दिखते हैं। ये दूसरी तरह के आलोचकों का मानना है। तो दोस्तों, ये हमने इस अवतरण की व्याख्या के विषय में जाना। अब विशेष लिखने को आ जाता है। विशेष में आपको लिखना होता है कि जो अवतरण आपको या जो भी गद्यांश, पद्यांश या काव्यांश आपको दिया गया है, उसमें आपको क्या बातें विशेष लगी, उनको आप कुछ लाइनों में लिख दीजिएगा। अब जैसे इसमें मैंने विशेष के लिए लिखा है, तुलसी के काल और विचारधारा को लेकर दो मत प्रचलित थे, एक पक्ष में थे तो दूसरा उनके विपक्ष में थे। इसमें आपको विस्तार पूर्वक नहीं लिखना, क्योंकि विस्तार पूर्वक हमें व्याख्या में समझाना है। इसमें तो हमें सिर्फ छोटे छोटे लाइनों में ये लिखना है कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है विशेष रूप से। अब दूसरा, तुलसी पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया गया, इस जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा था, और साथ ही साथ इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और तुलनात्मक शैली, यानी कि उनके दो आलोचकों ने उनकी तुलना की कि किस तरह के वे इंसान थे। दूसरा, अब हम गद्यांश पढ़ें जो कि हमने तार सप्तक से लिया है। दोस्तों, प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है। इसको और भी स्पष्ट करने के लिए एक बात हम और करें, प्रयोग निरंतर होते आए हैं और प्रयोग के द्वारा ही कविता या कोई भी कला, कोई भी रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सके हैं। जो कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वह वास्तव में यही कहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य करना नहीं चाहा। ऐसा व्यक्ति अगर सब कहता है तो यही पाया जाएगा कि उसकी कविता नहीं है, उसमें रचनात्मकता नहीं है, वह कला नहीं, शिल्प है, हस्तलाघव है, जो उसी को कविता नामना चाहते हैं। उनसे हमारा झगड़ा नहीं है, झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी भाषाएं मित्र हैं और झगड़े के लिए भी साधारणीकरण अनिवार्य है। लेकिन इस आग्रह पर स्थिर रहते हुए भी हमें यह भी कहना चाहिए कि केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बना देती। हमारे प्रयोग का पाठक या सहृदय के लिए कोई महत्व नहीं है। महत्व उस सत्य का है जो प्रयोग द्वारा हमें प्राप्त हो। हमने सैकड़ों प्रयोग किए हैं, यह दावा लेकर इन पाठक के सामने नहीं जा सकते जब तक हम यह न कह सकते हों कि देखिए हमने प्रयोग द्वारा यह पाया है। प्रयोगों के महत्वकर्ता के लिए चाहे जितना हो सत्य की खोज लगन, उसमें चाहे जितनी उत्कट हो, सहृदय के निकट, वह सब अप्रासंगिक है। पारखी मोती परखता है, गोताखोर के असफल उद्योग नहीं। गोताखोर का परिश्रम या प्रयोग अगर प्रासंगिक हो सकता है तो मोती को सामने रख कर ही इस मोती को पाने में इतना परिश्रम लगा, बिना मोती पाए उसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, ये हमने गद्यांश पढ़ा है। अब हम इसका प्रसंग जानते हैं। जो ये पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं, ये प्रयोगवादी कवि अज्ञ द्वारा रचित तार सप्तक की दूसरी भूमिका से ली गई हैं। अज्ञ ने तार सप्तक के माध्यम से कविता की एक नई पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके लिए उन्होंने 7 कवियों को आधार स्वरूप लिया और उन 7 कवियों के संयुक्त रूप को तार सप्तक का उन्होंने नाम दिया। जहां इस भूमिका में अज्ञ उन लोगों और आलोचकों को जवाब दे रहे हैं जो अज्ञ और उनके प्रयोगवादी दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं और फिर उन्हें जबरदस्ती वाद के घेरे में बांधना चाहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं।
दोस्तों जो प्रस्तुत पंक्तियां इनमें अज्ञेय अपने आलोचकों को तार्किक रूप में समझाते हुए कहते हैं कि प्रयोग कोई वाद या विवाद नहीं है, प्रयोग तो निरंतर होते रहते हैं, तो फिर हर समय प्रयोगों का विरोध होना चाहिए। वास्तव में प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कला का कोई रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सकता है और प्रयोग का कार्य जीवन भर चलना चाहिए। वे कहते हैं कि जो जीवन भर प्रयोग नहीं करता वह कोई रचनात्मक कार्य भी नहीं कर सकता। उसकी कविता कविता नहीं हो सकती। यदि उसकी कविता होगी तो वह कला नहीं शिल्प कहलाएगी। साथ ही साथ वे कहते हैं कि ऐसी शिल्पगत कविता का कोई समर्थन करे तो हमारा उस समर्थक से कोई झगड़ा भी नहीं है, क्योंकि हमारी भाषाएं भिन्न हैं और झगड़े के लिए भी एक साधारणीकरण होना आवश्यक है। वे कहते हैं कि प्रयोगशीलता से भी केवल रचना करके काव्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पाठक या सहृदय के लिए वह प्रयोग महत्व ना रखता हो। दोस्तों हम कोई भी प्रयोग करते हैं, जब तक उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता या हमें समझ नहीं आती, सामने वाले को हम नहीं समझा सकते, तो उस प्रयोग का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह अज्ञेय जी कहते हैं कि जिसने कोई प्रयोग नहीं किया वो कविता अच्छी कविता लिख ही नहीं सकता। अब हम पाठक या सहृदय जब उस प्रयोग से तादात्म्य बनाता है तभी उस प्रयोगशीलता का मूल्य है और जो वह कविता लिखेगा वह भी मूल्यवान होगी। अज्ञेय बेबाक शब्दों में कहते हैं कि हमने सैकड़ों प्रयोग किए हैं और दावा लेकर हम पाठकों के सामने जाते नहीं कि आप इसे अपनाएं। वे कहते हैं कि हमने प्रयोगों द्वारा यह देखा है कि प्रयोगों का महत्व कर्ता के लिए जितना हो उतना ही सत्य की खोज लगन भी उनके हृदयों में होनी चाहिए। दोस्तों पार्थी मोती रखता है, गोताखोर को सफल उद्योग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि गोताखोर का परिश्रम या प्रयोग तभी प्रासंगिक सार्थक माना जाएगा जब वह मोती निकालकर सामने रख दे। यानी कि प्रयोग किया, नई कविता लिखी, लेकिन कविता पाठकों के आगे आएगी और उन्हें समझ आएगी, जभी तो वह एक सफल कविता होगी। बिना मोती के उस गोताखोर के कर्म का कोई महत्व ही नहीं है। यानी कि गोताखोर यदि समुद्र में नीचे तक गया है और कोई मोती ही लेकर नहीं आया तो उसने जो परिश्रम किया वो तो बेकार गया ना। इसी प्रकार हमारे प्रयोगों की सार्थकता भी पाठकों और सहृदयों से ही है। यानी कि जो कविता हमने लिखी है यदि वो पाठकों के हृदय में छू जाती है तो जो हमने प्रयोग किया है नई कविता लिखने के लिए या किसी भी तरह की रचना करने के लिए, तो वह एक सफल प्रयोग कहलाएगा। मतलब अब इस में विशेष क्या है इस पे भी जानते हैं। दोस्तों अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य और तार सप्तक, अभी इसके बारे में बताया था शुरुआत में ही, इसके जनक हैं। वे नई कविता, नए विषयों, नई मान्यताएं और नए बिंबों के भी समर्थक हैं। अज्ञेय क्रियाशील रचनाशील शोधकर्ता हैं, पर साथ ही साथ वे किसी विवाद में भी नहीं घिरते हैं। भाषा जो है इसकी वो आलोचना की दृष्टि से बिल्कुल उचित है। साथ ही साथ इसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रयोग करने से ही रचनात्मकता आती है, ऐसा इस गद्यांश को पढ़कर हमने महसूस किया है। अज्ञेय जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है और काव्य में नवीनता प्रयोग से ही आती है। ये इस पूरे जब हमने इस गद्यांश को पढ़ा तो हमने ये सबसे जो मुख्य बात है यही इसमें हमने जानी है। तो दोस्तों ये हमने आज के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।